हेलो फ्रेंड्स। तो अस्थमा के बारे में हमने टाइप्स को डिफाइन कर लिया है। अस्थमा के टाइप्स को हम पढ़ चुके हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और अस्थमा का हम अप्रोचेज ऑफ द ट्रीटमेंट देख चुके हैं और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइड इफ़ेक्ट की हम बात कर चुके हैं। ब्रोंको डायलेटर्स जो क्लासिफिकेशन है अस्थमा एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स का, उसमें मिथाइलजैंथिन, एंटीकोलिनर्जिक और सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का। उसी सीरीज ऑफ लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे एंटी अस्थमेटिक ड्रग की क्लास ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, और आज हम कवर करेंगे मास्ट सेल स्टेबलाइजर जिसमें सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफिन वगैरह आते हैं, और हम बात करेंगे लास्ट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कार्टिकोस्टेरॉइड्स की और उनके साइड इफ़ेक्ट्स की, और वो किस तरीके से बेस्ट है। तो देखिए हम बात करते हैं वन बाय वन। इसमें अभी तो बोर्ड में काफ़ी डेंस है, चूँकि बोर्ड भी छोटा है और कई बार आपको लगेगा कि नहीं क्या चीज़ें हैं, हो सकता है समझ में ना आए। पहला ये एक मैसेज जा सकता है, आप खुद इसको फील कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपको बस बने रहना है और जितनी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको पूरी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती चली जाएंगी, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट से। तो देखिए ल्यूकोट्राइन के एंटागोनिस्ट कौन से हैं, ये आपका पार्ट है उस क्लासिफिकेशन को रटना। अगर आप बोलते हो कि सर उसके मैनेमिक्स बना के दीजिए, कुछ इस तरीके का अगर मेरे को मैसेज आता है तो मैं वो भी एक प्रिपेयर करके आपको दे दूंगा। लेकिन जैसे हम ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे कि एंटी अस्थमा में किस तरीके से यूज है। तो देखिए जब हम अप्रोचेज ऑफ द ट्रीटमेंट पढ़ कर रहे थे, आपको अगर इन ड्रग्स की मैकेनिज्म को अच्छे से समझना है तो आपका जो वीडियो लेक्चर उस पे है, अप्रोचेज ऑफ द ट्रीटमेंट पे है, उसको आपको देखना बहुत मस्ट है। तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर हो पाएगा, क्योंकि हम ल्यूकोट्राइन की पढ़ाई ही क्यों कर रहे हैं अस्थमा में। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ज़्यादा बेहतर से आप समझ पाओगे कि ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट का हम क्या यूज़ करेंगे। देखिए ल्यूकोट्राइन सेकेंडरी मीडिएटर था और कई रिएक्शन में वहाँ पे इन्वॉल्व था, उसकी वजह से म्यूकोसल एडमा भी हो रहा था और इन्फ्लामेशन भी हो रहा था। तो कई बार हम अस्थमा को ट्रीटमेंट करने के लिए, चूंकि हमको एनी हाउ उस ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकस जो एयरवेज है, एयर पैसेज है, उसके डायमीटर को इन्हांस करना है। चाहे तो आप इन्फ्लामेशन कम करके कर दीजिए, चाहे तो वहाँ पे सेकेंडरी मीडिएटर्स के रिएक्शन को रोक के कर दीजिए, या सेकेंडरी मीडिएटर्स के रिसेप्टर में बाइंड होने को रोक दीजिए। तो हम जब यहाँ की ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट का मैकेनिज्म किस तरीके से, उसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले नॉर्मल सी बात है कि हमारे सेलुलर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, और वो फॉस्फोलिपिड्स, ये फॉस्फोलिपिड्स है, जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसमें हम मार्क कर देंगे। वो every cell in the body have a phospholipid, and that phospholipid under the influence of phospholipase A2 enzyme, which is an enzyme converted into arachidonic acid, right? Means phospholipase A2 is an enzyme which converts the membrane phospholipid into arachidonic acid, and after the arachidonic acid, once arachidonic is formed, it converted into leukotrienes under the influence of enzyme 5-lipoxygenase. 5-lipoxygenase is an enzyme which converts arachidonic acid into leukotriene, and once the leukotriene is synthesized, अब ल्यूकोट्राइन बन गई है तो ल्यूकोट्राइन का क्या रोल क्या है। देखिए ल्यूकोट्राइन के अपने में खुद के कई टाइप्स होते हैं। ल्यूकोट्राइन बी कैटेगरी की भी होती है, और ल्यूकोट्राइन सी, ल्यूकोट्राइन डी, ल्यूकोट्राइन ई, मीन्स ल्यूकोट्राइन B1, ल्यूकोट्राइन B2, ल्यूकोट्राइन C1, C2, इस तरीके के उसके कई टाइप्स हैं उसके स्ट्रक्चर के बेस पे। तो जो हम जिस ल्यूकोट्राइन की बात करेंगे स्पेसिफिक, वो होगी वो ल्यूकोट्राइन जो अपने सिस्टीन ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से बाइंड हो। इसके ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर भी दो टाइप पे होते हैं। ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर की अगर हम बात करें साइड में, इसलिए मैंने साइड में ये चीज डाल रखी ताकि आपको यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए ल्यूकोट्राइन का जो रिसेप्टर होता है, वो जो यहां पे अस्थमा में रोल प्ले कर रहा है मेनली, वो सिस्टीन L1 और सिस्टीन L2, ये ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर है। लेकिन इनकी लोकेशन, चूंकि सिस्टीन L1 की लोकेशन ही आपकी कहां पे है, स्मूथ मसल में, लंग्स के स्मूथ मसल में, और सिस्टीन L2 ल्यूकोट्राइन जो है जिसपे LT, C4, D4 और E4 बाइंड होते हैं, उनकी हार्ट, एड्रिनल ग्लैंड और प्लेसेंटा पे है, एड्रिनल मेडुला और प्लेसेंटा पे है। तो हमारा पर्पज जो सॉल्व होने वाला है वो ल्यूकोट्राइन के एक्शन को रोक के होने वाला है, क्योंकि हमको पता है कि ल्यूकोट्राइन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन
म्यूकस का रिलीज, स्पूटम फॉर्मेशन, इन चीजों को मींस ओवरऑल एक्टिविटी वहां पे हाइपर एक्टिविटी ब्रोंकस को हाइपर एक्टिवेट करता है। तो ये जो ल्यूकोट्राइन सिंथेसाइज्ड हुआ है, इट विल बाइंड टू अ रिसेप्टर विच विल बी सिस्टीन ल्यूकोट्राइन 1 बिकॉज सिस्टीन ल्यूकोट्राइन इज प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल ऑफ लंग। once it is bind, there will be resulting in bronchoconstriction. But when we use the leukotriene antagonist, तो leukotriene antagonist competitively binds with this leukotriene. ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जब हम लेंगे तो ल्यूकोट्राइन से कंपिटिटिवली कंपटीशन करेगा और सबसे पहले जाके बाइंड किस पे हो जाएगा, इस पे, जिस पे बाइंड होना था ल्यूकोट्राइन को। अब जब ल्यूकोट्राइन बाइंड नहीं होगा, इट मींस ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, इट विल मींस ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो हम मान के चलेंगे क्या होगा वहां पे, ब्रोंको डायलेटेशन एंड दैट विल रिलीफ इन केस ऑफ एस्थमा। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म है। एक इसके साथ जो पॉइंट्स यहां पे नोट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि कई बुक से पॉइंट्स लिए गए हैं। देखिए, जो ल्यूकोट्राइन का जो रिसेप्टर होता है अपने आप में एक जीपीसीआर फैमिली का रिसेप्टर होता है। ये एक मतलब एक पॉइंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये कॉन्सेप्ट आपका ल्यूकोट्राइन का रिसेप्टर का क्लियर है। अगर हम बात करते हैं वेस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की, मींस जो भी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का नेचर है वो कितना है, 1000 फोल्ड हिस्टामिन से ज्यादा होता है ल्यूकोट्राइन की पावर। जो स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करे वो ल्यूकोट्राइन का पावर 1000 टाइम्स ज्यादा होता है, किससे, हिस्टामिन से। इट मींस आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हम हिस्टामिन स्टेबलाइजर पढ़ेंगे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जब हम हिस्टामिन को रोक रहे होंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में यहां पर, तो अगर हम ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट लेते हैं तो वो उससे ज्यादा पावरफुल है, इट मींस ज्यादा इफेक्टिव ड्रग है इन केस ऑफ एस्थमा। एक पॉइंट यहां से ये निकल के आया। अच्छा, ल्यूकोट्राइन यहां पर ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट बाइंड तो कर रहा है रिसेप्टर में और बाइंड नहीं होने दे रहा है ल्यूकोट्राइन को, तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो रहा, ब्रोंकोडायलेटेशन हो रहा, जो कि एस्थमा में हेल्प कर रहा है। लेकिन ल्यूकोट्राइन इस मैकेनिज्म के अलावा भी हेल्प करता है, किस तरीके से, ये लीक करता है फ्लूइड को फ्रॉम द टिश्यू। क्योंकि ल्यूकोट्राइन क्या करता है, ल्यूकोट्राइन ये हेल्प नहीं करता। ल्यूकोट्राइन का नॉर्मल मैकेनिज्म है कि वो टिश्यू फ्लूइड को उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में रिलीज कराएगा, और जब रिलीज कराएगा तो वहां पे जो ब्रोंकियोल्स में जो एग्रवेशन मींस कॉन्जेशन बढ़ेगा, और एस्थमा में बिल्कुल भी हम नहीं चाहते कि कॉन्जेशन बढ़े। तो ल्यूकोट्राइन इस तरीके से तो ब्रोंकोडायलेटेशन करके हेल्प करेंगे ही, साथ ही साथ ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जब आप लेंगे तो वो फ्लूइड को लीक होने से भी बचाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लामेशन काज करता है। मींस आप कहीं ना कहीं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट लेके लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन को भी रोक सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कई बार प्रोफाइलेक्टिकली ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट भी अस्थमा के केस में यूज होता है, अस्थमा को ट्रीट करने के लिए। तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जो मेन आपके जो भी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होंगे, मोंटेल्यूकास्ट, जेफिरल्यूकास्ट, ओरली वेल एब्जॉर्ब होंगे, इनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। अगर मोंटेल्यूकास्ट और जेफिरल्यूकास्ट के हाफ टाइम की बात करें, जो कि पता होना चाहिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 आवर का हाफ टाइम होता है मोंटेल्यूकास्ट का, जेफिरल्यूकास्ट का होता है 8 to 12 आवर्स का। अगर हम बात करते हैं कि इनका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, तो ये भी आपके जीपेट में पूछा जा सकता है। देखिए, मोंटेल्यूकास्ट हो या जेफिरल्यूकास्ट, दोनों का मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम P2C9 से होता है, लेकिन मोंटेल्यूकास्ट के लिए स्पेसिफिकली एक एडिशनल माइक्रोसोमल एंजाइम होता है जो कि होता है CYP3A4। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनके साइड इफेक्ट्स अपने आप में ही बहुत कम है, ये एक अच्छी मेडिकेशन में आती है, अच्छी क्लास में आती है। हेडेक है, और कई बार कुछ पेशेंट में जो कि जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से है, चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम। तो चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम का अगर कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा यहां पे समझें, चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन द ब्लड वेसल्स, जो कि किसकी वजह से होगा, ल्यूकोट्राइन की वजह से। तो ल्यूकोट्राइन की वजह से इन्फ्लामेशन इन ब्लड वेसल्स, ये जब हम ल्यूकोट्राइन को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, तो वहां पे मींस आपके इन ड्रग्स में जो साइड इफेक्ट में आ रहा है, हेडेक आ रहा है एक, और चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम। जितनी भी मोंटेल्यूकास्ट या जेफिरल्यूकास्ट ड्रग होंगी, सिर्फ फ्यू कुछ ही पर्सन में ये चीज देखने को मिलती है कि वो ब्लड वेसल के इन्फ्लामेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये रहा आपका पॉइंट किसका, ये पूरा पॉइंट आपका कवर हो गया किसका, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट का।
अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर हम क्यों करना चाह रहे हैं मास्ट सेल को स्टेबलाइज? क्योंकि एस्थमा के केस में हिस्टामिन क्या कर रहा है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है। अब वो बात अलग है कि उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी थी वो ल्यूकोट्राइन से बहुत कम थी, लेकिन हिस्टामिन ट्रिगरिंग एजेंट का काम कर रहा है। वो कई सेकेंडरी जो कीमोटैक्टिक एजेंट हैं, साइटोकाइंस हैं, उनको भी एक्टिवेट करेगा, वहां पे सेकेंडरी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम हिस्टामिन को किस तरीके से मास्ट सेल से निकलने से बाहर आने से रोकते हैं। मास्ट सेल से बाहर आने का मतलब मास्ट सेल के अंदर ग्रेन्यूल के अंदर होता है हिस्टामिन, तो वो ग्रेन्यूल से किस तरीके से बाहर आने से रोकते हैं, मींस मास्ट सेल के डीग्रेन्युलेशन को हम कैसे रोकते हैं ताकि हम हिस्टामिन को बाहर रिलीज ना होने दें। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हिस्टामिन का ओवरऑल हम बात करते हैं एलर्जिक मींस एक्सट्रिंजिक अस्थमा में। ये आप पहले वीडियो लेक्चर देखेंगे तो ज्यादा बेहतर हो। देखिए एंटीजन बॉडी में आया, जब एंटीजन बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी में क्या फॉर्म होगी, एंटीबॉडी, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। जब एंटीबॉडी फॉर्म होगी तो वो एंटीबॉडी के अंदर एफसी साइलान आरआई रिसेप्टर कहां पर होता है, मास्ट सेल में। उस एफसी साइलान आरआई रिसेप्टर से एंटीबॉडी मास्ट सेल पे जाके बाइंड हो जाएगी, और जब वो बाइंड हो जाएगी और बाय डिफॉल्ट बाय चांस अगर वो एंटीजन दोबारा वो पर्सन उसी सेम एंटीजन से री एक्सपोजर होता है उसका, तो यहां पे क्या होगा, वो दो एंटीजन मिलके एंटीबॉडी से एक साथ हुक कर लेंगे। दो एंटीजन, लेट सपोज ये आपके दो एंटीजन है तो बीच में इनके क्या होगी, एंटीबॉडी बाइंड होगी, एक एंटीबॉडी। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उनका। तो जब एंटीजन का री एक्सप्रेजर होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होगा मास्ट सेल के डीग्रेन्युलेशन के लिए, जिसको हमने लिखा है एमसीडीजी। मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन और रिलीज क्या होगा, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, जो कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। हम यहाँ पे मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो मास्ट सेल को स्टेबलाइज जब हम कर देंगे उसके लिए ड्रग है लाइक सोडियम क्रोमोग्लाइकेट या कीटोटिफिन। कीटोटिफिन की अपनी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा यहाँ पे। तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट क्या कर देता है कि मास्ट सेल से जो डीग्रेनुलेशन होने के बाद हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, या आप कह सकते हो डीग्रेनुलेशन की वजह से जो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, उस हिस्टामिन को सोडियम क्रोमोग्लाइकेट मास्ट सेल को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। अच्छा, स्टेबलाइज कर देना कहना, उसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, तो बेसिकली सोडियम क्रोमोग्लाइकेट क्या करता है कि वह उस सेल में जो क्लोराइड आयन होंगे उन क्लोराइड आयन को क्या करेगा, ओपन। तो क्लोराइड आयन की एंट्री ज्यादा से ज्यादा इनसाइड द सेल होगी। जब क्लोराइड आयन की एंट्री ज्यादा से ज्यादा इनसाइड द सेल होगी, देयर विल बी इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज इनसाइड द सेल। And as we know in our basics of pharmacology that once there will be increase in the negative charge inside the cell, that will resulting in what, hyperpolarization. And once if any kind of cell is in under hyperpolarization, this will not allow any impulse to travel to that particular cell. Means अगर वो सेल में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो सेल अब एक्टिवेट दोबारा नहीं हो सकती। जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है, जो हम बात कर रहे हैं कि मास्ट सेल के डीग्रेनुलेशन को रोक रहा है ताकि हिस्टामिन रिलीज ना हो, उसकी जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है वो इसीलिए है ताकि क्योंकि वो क्लोराइड चैनल को ओपन करता है। तो क्लोराइड चैनल को ओपन करवा के सोडियम क्रोमोग्लाइकेट अपना एक्शन देता है। तो ये आपके एक मास्ट सेल स्टेबलाइजर की मैकेनिज्म है। अब जिस तरीके से ल्यूकोट्राइन लॉन्ग टर्म में इंफ्लेमेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरीके से सेम हिस्टामिन भी लॉन्ग टर्म में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंफ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। अब हम बात करेंगे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर की है। पहली बात तो ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते। आप इनको किस फॉर्म में लेंगे, एरोसॉल के फॉर्म में लेंगे। इनका जो एक्सक्रीशन है यूरिन और बाइल के थ्रू एक्सक्रीटेड होते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। साइड इफेक्ट की हम बात करें तो जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं उनके साइड इफेक्ट काफी रेयर होते हैं, कम होते हैं, और जो साइड इफेक्ट्स होते हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली उसमें लाइक थ्रॉट इन्फेक्शन आता है। ये हम सोडियम क्रोमोग्लाइकेट की बात कर रहे हैं। अगर हम इसी कैटेगरी की कीटोटिफिन एक ड्रग है जो उसकी अगर बात करते हैं, तो कीटोटिफिन है तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर, लेकिन ये कई बार मतलब ये मेन इसकी जो कैटेगरी है जिस रिसेप्टर के थ्रू इसका एक्शन है वो ये एंटी हिस्टैमिनिक्स ड्रग है। तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बच्चे को कि कीटोटिफिन हमारा एंटी हिस्टैमिनिक ड्रग है जो कि H1 को ब्लॉक करती है।
हिस्टामिन को। और जैसा कि हम एंटी हिस्टामिनिक के चैप्टर में जानते हैं कि जो भी ड्रग H1 को ब्लॉक करेगी, उस कॉन्सेप्ट पे अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे हम यहां पे, जो H1 को अगर ब्लॉक करेगी तो वो क्या करेगी, सेडेशन। ये बात क्लियर है? तो सेडेशन इसका साइड इफेक्ट होगा और एडिशनल साइड इफेक्ट होगा इसका क्या, ड्राई माउथ। तो आपका ओवरऑल कीटोटिफिन का एक्शन है वो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के एक्शन से मिलता है, लेकिन एडिशनली ये क्या करती है, H1 को ब्लॉक करती है। और इसके साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो ड्राई माउथ और सेडेशन इसका साइड इफेक्ट है। तो ये हम बात कर चुके किसकी, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स की। अब हम बात करते हैं लास्ट कार्टिकोस्टेरॉइड्स की। कार्टिकोस्टेरॉइड्स आप समझ लीजिए एक तरीके से इस पूरे ड्रग में जितनी अस्थमैटिक ड्रग हैं उनकी मेन जो हीरो ड्रग है वो आपकी कार्टिकोस्टेरॉइड्स है। वो किस तरीके से, देखिए मैं बताता हूं। कार्टिकोस्टेरॉइड का एज सच ऐसा कोई रोल नहीं है कि वो ब्रोंकोडायलेशन के थ्रू अपना एक्शन दे रहा है। कार्टिकोस्टेरॉइड में मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का हम यूज करते हैं, तो हम ये नहीं बोलते कि मतलब ये ब्रोंकोडायलेशन देके अपना एक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ब्रोंकोडायलेशन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द ब्रोंकोडायलेशन इन सिंपैथोमाइमेटिक एंड थियोफाइलिन और एंटीकोलिनर्जिक में। तो ये क्या करती हैं, देखिए ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस कर रही हैं। किस तरीके से कर रही है, उसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म अभी हम डिस्कस करेंगे। म्यूकोसल एडेमा को ये ड्रग रिड्यूस करेंगी। ये ड्रग क्या करेंगी, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कम करेंगी। ये तीन चीजें कर रही हैं। मतलब यहां पे हम ये कहीं नहीं बोल रहे हैं कि ब्रोंकोडायलेशन देके ये अस्थमा में हेल्प कर रही हैं। ओवरऑल जो इनकी ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को कम कर रही है, म्यूकोसल एडेमा को कम कर रही है, इन्फ्लामेशन को कम कर रही है। तो ये जब इतनी ज्यादा मैकेनिज्म दे रही है अपनी, तो ये कई बार हम फर्स्ट चॉइस ऑफ एंटी एस्थमेटिक ड्रग में रखते हैं इसको। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नॉट परफॉर्म देयर एक्शन बाय द ब्रोंकोडायलेशन, ये मैंने अभी डिस्कस किया। अच्छा, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की कैटेगरी होती है एंटी एस्थमा में, वो दो तरीके की सब कैटेगरीज होती हैं। इसमें कुछ ड्रग को हम सिस्टेमिक यूज करते हैं, कुछ ड्रग को हम इनहेल्ड फॉर्म में यूज करते हैं। तो सिस्टेमिक का बहुत, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिस्टेमिक हम बहुत ज्यादा सीवियर क्रॉनिक एस्थमा के केस में यूज करते हैं, जबकि इनहेल्ड में हम क्या करते हैं, इनहेल्ड में हम इसको कई बार फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग में हम रखते हैं। किसमें, किसको, कार्टिकोस्टेरॉइड्स को। तो इनहेल्ड भी हम यूज करते हैं और सिस्टेमिक भी हम यूज करते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड में। कार्टिकोस्टेरॉइड के जो ये पंच लाइन है, कार्टिकोस्टेरॉइड अफोर्ड मोर रिलीफ देन ब्रोंकोडायलेशन एंड सोडियम, लाइक सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के एक्शन से। तो अब आपको यह समझना है कि जब ये मतलब ज्यादा रिलीफ देती है, कार्टिकोस्टेरॉइड की ड्रग ज्यादा रिलीफ देती है किससे, ब्रोंकोडायलेशन से, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के एक्शन से, मींस मास्ट सेल स्टेबलाइजर से और ब्रोंकोडायलेशन से। जितनी हमने सिंपैथोमाइमेटिक मिथाइलजेंथिन एंटीकोलिनर्जिक की ड्रग पढ़ी है, उन ड्रग से भी ज्यादा एक्शन देती है। तो कई बार हम ये इस कॉन्सेप्ट से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये फर्स्ट चॉइस ऑफ द एस्थमा की ड्रग होगी। इसके बाद इसकी जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है इन तीन मैकेनिज्म के अलावा, जब कभी ये क्या करती है कि जैसे हमारा बॉडी के अंदर अगर कोई सेल या सेलुलर असेंबली डिस्ट्रॉय होती है, तो उस सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि कुछ हद तक वो उसको रीफॉर्म कर सके। लेकिन रीफॉर्म करने की जो मैकेनिज्म है, जिसको हम कई बार लैंग्वेज उसके लिए रिमॉडलिंग यूज करते हैं। रिमॉडलिंग से क्या होता है, कई बार उसका रीमॉडलिंग तो होती है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म में रिमॉडलिंग खुद ही अपने लिए सिचुएशन को वर्स कर लेती है। तो ये क्या करती हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती हैं, ये एयरवेज रिमॉडलिंग को भी रिटार्ड करती हैं। मींस डिजीज प्रोग्रेशन नहीं होने देती। तो अब जब डिजीज प्रोग्रेशन नहीं होने देती, तो कई बार हम इनको फर्स्ट चॉइस इसलिए भी मान लेते हैं कि जब डिजीज का प्रोग्रेशन ही नहीं होगा तो डिजीज की हम बात ही क्यों करेंगे। तो इसीलिए ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करके, म्यूकोसल एडेमा को रिड्यूस करके, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को रिड्यूस करके, एयरवे रिमॉडलिंग को रिड्यूस करके ये अपना एक्शन देती हैं। अब अगर बात आती है कि अपना एक्शन ये दे तो रही हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि हम फार्माकोलॉजी यहां पे पढ़ रहे हैं। तो देखिए सेम ये वाली जो मैकेनिज्म थी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड वाली, यहां पे एट लास्ट जब हम इसको मेनली एनएसएआईडी के चैप्टर में पढ़ते हैं, तो मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड क्या होता है, फास्फोलाइपेज A2 के प्रेजेंस में एराचिडोनिक एसिड बनाता है, और यहां पे साइक्लोऑक्सीजनेज, लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम होते हैं। ठीक, साइक्लोऑक्सीजनेज, लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं TXA2 ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं।
तो जो कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग होती है वो इस फास्फोलाइपेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। तो जब फास्फोलाइपेज एंजाइम यहाँ पे इनहिबिट होगा तो नीचे की जो सेकेंडरी मीडिएटर्स हैं वो नहीं बनेंगे। तो सेकेंडरी मीडिएटर जिन चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल थे वो भी नहीं होंगे। लाइक हम बात करें म्यूकोसल एडेमा के लिए ल्यूकोट्राइन रिस्पॉन्सिबल था, ल्यूकोट्राइन प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो नहीं होगा। प्लेटलेट एक्टिवेशन के लिए, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी के लिए TXA2 रिस्पॉन्सिबल था, वो भी नहीं होगा। तो हम इस तरीके, एक तो मैकेनिज्म ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड इस तरीके से मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म देता है। दूसरी मैकेनिज्म क्या है, ये आपकी, इसको आप ध्यान से देखिए, यहां पे डायग्राम तो चूंकि बोर्ड में स्पेस कम है लेकिन फिर भी ये आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बॉडी के अंदर होती है। वो क्या करती है, जब कोई एंटीजन आता है तो एंटीजन को ट्रैप करके और एंटीबॉडी के सामने रखती है। तो जैसे ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है APC। अब ये APC ने क्या किया, इस एंटीजन को, ये जो एंटीजन है ये, इसको ट्रैप किया। अब जब इस एंटीजन को, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को होल्ड कर रही है तो क्या करेंगी, जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन चलेगी उसमें T सेल जो होगी CD4 टाइप की, वो T सेल CD4 टाइप की TH1 और TH2 सेल बनाने लगेगी। क्या बनाने लगेगी, TH1 सेल एंड TH2 सेल, एंड TH1 cell converted into TH2 and TH2 cell is responsible for making the IgE antibody, interleukin 4, 5 and 3, and this is also responsible for, TH2 is also responsible for making B cell, and B cell ultimately responsible for synthesizing IgE antibody। और IgE किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, म्यूकोसल एडेमा के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, मास्ट सेल के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, मास्ट सेल से हिस्टामिन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। मीन जो ओवरऑल यहां पे मैकेनिज्म आ रही है। अब यहां पे तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत क्लियर था, फास्फोलाइपेज A2 को ब्लॉक करके ये सारी चीजें बनने नहीं दे रहा। इस पूरे स्टेप में यहां पे इंटरल्यूकिन को ब्लॉक करेगा कौन, कार्टिकोस्टेरॉइड। और जबकि हम अप्रोचेज ऑफ द ट्रीटमेंट अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि इंटरल्यूकिन जो बनता है वो कई आवर्स के बाद बनता है। ये डिलेड रिएक्शन है इंटरल्यूकिन का बनना, जीनोमिक लेवल पे है। तो वहां पे जब इंटरल्यूकिन का बनना, कि कौन बंद कर रहा है, कार्टिकोस्टेरॉइड। तो कार्टिकोस्टेरॉइड की डाइवर्सिफाइंग मैकेनिज्म है जो उसको फर्स्ट चॉइस ऑफ द एस्थमेटिक ट्रीटमेंट के लिए बनाती है। इसके साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो साइड इफेक्ट्स में इसके हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस आता है और ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइटिस, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, ये दो चीजें आपकी मेन आती हैं जो कि GPAT पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ भी अगर पॉइंट आपको समझ में नहीं आता या कोई क्यूरियोसिटी है आपको किसी स्पेसिफिक पार्ट पे कुछ पूछने की, तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।